दुनिया इस वक्त अचंभे में है कि ईरान टिक कैसे गया अमेरिका के आगे, कि लोग कह रहे हैं कि भाई इस जंग में हमको मकसद चाहिए, हदफ तक पहुंचना है। मैं मर जाऊं, मेरे बच्चे मर जाएं, कुछ भी हो जाए, नो प्रॉब्लम। जब ये पूरी जंग थी आप यहीं थे? जी बिल्कुल। लगा नहीं कि हिंदुस्तान जाना चाहिए? यहाँ सड़कों पर, आम चौराहों पर जो मोजिज़ा देखने को मिल रहा है कि मिसाइलें बरस रही हैं, माँ जो है प्रेम में अपने बच्चे को लेकर आ रही है। जब वो शहादत की खबर दूसरे दिन आई, माह रमज़ान था, रोज़े से थे हम लोग, बहुत तकलीफ़ हुई। एक पर्सपेक्टिव जो शहादत के बारे में जानना ज़रूरी है, लार्जर सुन्नी वर्ल्ड में आप इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? पूरी मुस्लिम वर्ल्ड इससे बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित है। थैंक यू सर, आपने हमें वक्त दिया, हम कोम पहुंचे और हम थोड़ा इंडियन पर्सपेक्टिव और थियोलॉजिकल एस्पेक्ट पर भी बात करेंगे। शाही साहब उस पर ज़रूर थोड़ा फोकस करेंगे, लेकिन पहले बताइए कि जंग एक तरीके से तो रुक गई है लेकिन अभी भी जारी है। जब ये पूरी जंग थी आप यहीं थे? जी बिल्कुल। जी मैं तो यही था। लगा नहीं कि हिंदुस्तान जाना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से बड़ी स्ट्रिक्ट एडवाइजरी थी कि सारे हिंदुस्तानी वापस आ जाएं। इंडियन एम्बेसी भी काफ़ी कोऑर्डिनेट कर रही थी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जब जंग शुरू हुई तो मैं यहाँ था। जब 12 रोज़ा जंग शुरू हुई और पूरी कामिल भी हुई, मुकम्मल हुई, तो भी मैं यहाँ था। और ये ऑप्शन मेरे लिए और बहुत सारे हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल था कि वो जाएं, लेकिन बहुत कम तादाद जो यहाँ कुम में है उन्हीं ने इस ऑप्शन का प्रयोग किया है। और उसकी वजह ये है सौरभ साहब के हम लोग इस चीज़ को ये समझ रहे हैं, जो दुनिया भी अब आहिस्ते आहिस्ते समझ रही है, कि ये जंग जो है ये दो देशों की जंग नहीं है कि कहीं कि ईरान है, अमेरिका है, भाई मैं तो इंडियन हूँ, मुझे क्या, मैं तो निकल जाऊँ यहाँ से। बल्कि ये दो विचारधाराओं की जंग है, दो सोचने की जंग है। एक तरह से आप कहें तो इंसानियत और बर्बरियत के दरमियान जंग है। तो हम गर्चे मैं हिंदुस्तानी हूँ और मेरा जो कर्म भूमि है वो हिंदुस्तान ही है और हमेशा रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो मुकाबला जो दुनिया कह रही है ईरान का मुकाबला है, ये दर हकीकत ईरान नुमाइंदगी कर रही है इंसानियत की, तो मैं इससे अपने आप को अटैच्ड फील करता हूँ। और ये जो दुनिया बदल रही है ये तारीख़ी चेंजेस हैं, आप अच्छी तरह समझते हैं। यानी शायद सदियों में कभी इस तरह से तब्दीली देखने को मिलती है, चाहे वो वर्ल्ड ऑर्डर की हो या जो यहाँ सड़कों पर, आम चौराहों पर जो मोजिज़ा देखने को मिल रहा है कि मिसाइलें बरस रही हैं, माँ जो है प्रेम में अपने बच्चे को लेकर आ रही है। एक बच्चे का हाथ पकड़ी है, एक प्रेम में बच्चा लेकर आ रही है, मिसाइलें भी बरस रही हैं। ये चीज़ें देखने को शायद नस्लों में कभी किसी को एक बार आपको लगा कि ये ऑब्जर्व भी करना ज़रूरी है? ये ऑब्जर्व करना अहम है, इसमें सपोर्ट करना अहम है, क्योंकि यहाँ पर एक देश की सपोर्ट की बात नहीं हो रही है, बल्कि इंसानियत, आप उसको विचारधारा कहें या आप उसको इंसानियत कहें, उसके सपोर्ट करने की बात है। तो आप इसीलिए मेरा मानना है, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि जो बड़ी तादाद यहाँ पर कुम में जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये ऑप्शन होने के बावजूद कि वो जा सकते हैं, उन्हीं ने ये रहना यहाँ प्रेफर किया, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स है। उसकी शायद एक बड़ी वजह ये भी है कि जो दूसरे जैसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वगैरह हैं, वो नॉर्मली फैमिलीज़ के साथ यहाँ नहीं हैं, उनकी उम्र कम है, पेरेंट्स का प्रेशर होता है जल्दी आ जाओ। अब जैसे मेरी उम्र के जो लोग हैं, फैमिली यहाँ पर है कुम के जो हैं, क्योंकि वो हिस्टोरिकल आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी हमारे पास ज़्यादा होती है, आम इंडियन स्टूडेंट से ज़्यादा होती है, तो इस सब ने भी मदद की कि हम लोग ये फ़ैसला ले सकें, और अक्सर ने यही फ़ैसला लिया यहाँ मौजूद रहने का। कितने सर स्टूडेंट्स यहाँ अभी कौम में हैं हिंदुस्तान के? और थोड़ा बताइए जो दर्शक नहीं जानते हैं कौम के बारे में, कब से यहाँ पढ़ने आ रहे हैं और किस तरीके की पढ़ाई होती है? डीप डिटेल तो शाही साहब करेंगे, लेकिन एक पर्सपेक्टिव दे दें तो। जी, तकरीबन आप कह सकते हैं यहाँ पर भारतीय जो छात्र हैं कुम में, क्योंकि कुम जो है वो इस्लामी तालीम का, मजहबी आइडियोलॉजिकल फ़लसफ़ी तालीम का ये मरकज़ है। यहाँ पर 1000 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जिनमें से बहुत सारे अपनी फैमिलीज़ के साथ भी यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि ये पढ़ाई जो है वो ज़रा लंबी पढ़ाई है, तो इसके लिए यहाँ पर लंबे पीरियड पर फैमिली के साथ रहते हैं। तो अगर आप बच्चे और सब मिला लें तो कई हज़ारों की संख्या में यहाँ पर कुम में रहते हैं। इसीलिए कुम में हमको ज़्यादा जो है वो ऐसे अपनाइयत भी बहुत महसूस होती है, गैरियत महसूस नहीं होती। इंडियन सामान है, इंडियन खाने हैं, इंडियन रेस्टोरेंट है, मसाले चाहिए। हत्ता तेहरान में जो रहने वाले इंडियन फैमिलीज़ हैं वो अपनी मसाले की शॉपिंग के लिए कुम आते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये ज़्यादा मल्टी कल्चरल सिटी भी यहाँ पर बहुत है। जैसे मैं इंडियंस की बात कर रहा हूँ, आप कोई भी देश ले लें, मैं अभी कुछ देर पहले कह रहा था कि सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर वाला शहर अगर ईरान में कोई है तो वो कुम है,
यानी अगर परसेंट के हिसाब से देखें तो जितने नॉन इरानियंस कुम में रहते हैं इतने नॉन इरानियंस तेहरान में भी परसेंट के हिसाब से नहीं रहते। यहाँ की बाज़ार, यहाँ के लोग आदी हैं, दे आर यूज टू कि कोई अफ्रीका का है, कोई साउथ अमेरिका का है, कोई इंडिया का है, कोई चाइना का है, उस लोग यहाँ के आदी हैं सबको देखने के। जब ये मिसाइल्स अटैक हुए, हमने दिखाई भी वो तस्वीरें, तब आप लोग थे, आप लोग गए वहाँ पर, क्या जहन में आया कि मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? अमेरिका न्यूक्लियर पावर है, इसराइल न्यूक्लियर पावर है, हम हिंदुस्तानी हैं, फिर भी घबराहट नहीं हुई कि भाई मतलब क्या है? देखिए, जब धमाके की आवाज़ आती थी तो वो तो एक फितरी नेचुरल सी बात है कि वो एक सेकंड इंसान जो है ज़रा घबराता है, डरता है। और बड़े बड़े धमाकों की आवाज़ आती है। आप लोग एक जगह गए भी ज़ाहिरान आज कुछ देर पहले, वो उसकी धमाके की आवाज़ बहुत बड़ी थी और दो थे एक चंद सेकंड के फासले से। तो ये सब हुआ, उसका नेचुरल है। लेकिन ये जो मैंने इससे पहले पॉइंट्स, जब इंसान वो एक चंद सेकंड का जो डर और खौफ जब बैठता है तो इंसान थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचता है, तो वो फैक्टर सामने आते हैं। एक और भी फैक्टर मैं इसमें ऐड कर दूं, वो ये है कि दुनिया इस वक्त अचंभे में है कि ईरान टिक कैसे गया, अमेरिका क्या है। लेकिन जो मुझ जैसे लोग हैं और भी लोग हैं जो ईरान में रह रहे हैं, जो वर्ल्ड अफेयर्स को एक ज़माने से फॉलो कर रहे हैं, हमें अचंभा नहीं। हमें अचंभा तब होता अगर ना टिकता। अगर अमेरिका अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाता तो हमें अचंभा होता। तो जब ये हमला हुआ है पहले दिन और अगले दिन दूसरे दिन ये ख़बर आई शहादत की, शहीद रहबर की, तकलीफ़ हम सबको बहुत हुई। लेकिन मैं अपनी पर्सनली बात बताऊं, बहुत सारे लोगों की ये बात मैं बता रहा हूँ। जब वो शहादत की ख़बर दूसरे दिन आई और माह रमज़ान था, रोज़े से थे हम लोग, बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन कन्विंस्ड हो गए कि दुनिया बदलने जा रही है एंड फॉर द बेटर बदलने जा रही है। क्योंकि हमें वो वाला सीन नहीं था कि भाई अरे बेचारा ईरान सैंक्शन में, बेचारा क्या करेगा, कैसे सरवाइव करेगा, रहबर को अब शहीद, वो सब नहीं था। हमें पता था कि इस जंग के लिए डेकेड से तैयारी हो रही है कि किसी न किसी दिन थोपी जाएगी। और दुनिया जो अब देख रही है, भाई किस देश के पास अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ हैं। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी साल 2 साल में तो नहीं बनते ना, डेकेड्स लगते हैं पहाड़ में आपको जो है, और एक नहीं दो नहीं कितनी, किसी को गिनती भी नहीं पता है। तो हमें पता था कि ये जब थोपी जाएगी तो दुनिया जो है वो बहुत बेहतरी की तरफ बढ़ेगी। तो इसीलिए तकलीफ़ थी रहबर की शहादत पर, लेकिन साथ में एक एंटिसिपेशन भी पैदा हुआ कि हम लोग अब वो चेंजेस देखने जा रहे हैं तारीख में जो सदियों में कभी आती हैं, दैट टू फॉर द बेटर। यू वांटेड टू स्टे, आप चाहते थे कि आप यहाँ रहें, विटनेस करें, और क्या आप डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं? अपने तौर पर मैं नोट्स इसके सिलसिले में बना रहा हूँ। उसके अलावा शायद आपके दर्शक वगैरह ने देखा हो, मीडिया वगैरह में जो पार्टिसिपेशन रहता है, किरदार रहता है, तो इस सब में हकीकत को पहुंचाने में, चाहे वो लिख कर चाहे वो बोल कर, एक किरदार अदा करने की कोशिश मैं भी कर रहा हूँ, दूसरे लोग भी कर रहे हैं। ठीक, अब शाही साहब को मैं देता हूँ माइक। अब शाही साहब आपसे थियोलॉजिकल एस्पेक्ट पर, और मैं चाहता हूँ शाही साहब इस पर भी आपसे थोड़ा तवज्जो चाहें कि जो हिंदुस्तान और ईरान की थोड़ी सिविलाइजेशनल रिलेशन की बात होती है, तो एक सवाल उस पर भी, ताकि जो हमारे दर्शक नहीं जानते हैं उनको भी पर्सपेक्टिव में बात है। जी, इनफैक्ट पहले इस पे डील कर लें, फिर हम माइक्रो पिक्चर लेंगे। जी ज़रूर। जी, तो ये ऑफ कोर्स सिविलाइजेशन रिलेशनशिप है, इसकी बात बार बार होती रही है, तमाम वज़ीर आज़म जो हैं वो बोलते रहे हैं इसके बारे में। लेकिन हमारे दर्शकों के लिए समझा दें कि इसका एक तो ताना बाना बताएं, और दूसरा ये बताएं कि कब से ये रिलेशनशिप है और ये कैसे स्ट्रेंथन होती रही है। देखिए, ये रिलेशनशिप कब से है इसकी तो स्टार्ट कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये प्री हिस्ट्री में जाती है। ठीक है, जो अभी जो पिक्चर इंडिया के जो माइग्रेशन की आई है, टोनी जोसेफ की बहुत अच्छी किताब आई होगी, अर्ली इंडियंस, उसमें जो उन्हीं ने बात बताई कि बात सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पन की नहीं, उससे पहले जो है वो माइग्रेशन का पैटर्न जो है वो वेस्ट एशिया से ईरान की तरफ एक पैटर्न रहा है। और ईरान यानी इंडस वैली पॉपुलेशन से पहले के जो इंडियन पॉपुलेशंस थे वो भी जो है वो ईरानी प्लेटो के माइग्रेंट्स बड़ी तादाद में उसमें पाए जाते। तो ये स्टार्ट तो आप भूल जाएं, क्योंकि कोई उसका जवाब ही नहीं है कि इसकी स्टार्ट कहाँ है, और ये लगातार रही है अपने अपने दौर में। अब जहाँ तक हिस्ट्री हमारे पास है, इंडस वैली जब सिविलाइजेशन जो दुनिया का इतना एडवांस सिविलाइजेशन था, और आज भी फ़ख्र है हिंदुस्तानी होने के एतबार से उस पर, तो उसके ज़्यादातर ट्रेड लिंक्स कहाँ से थे? ग्रेटर पर्शिया से उसके ट्रेड लिंक्स हुआ करते थे। और अभी चंद दिन पहले ही वहाँ पर लोथल जाने का मौका मिला गुजरात में, तो काफ़ी डिटेल में सब चीज़ें देखी थी। उसके आगे आप आएँ, हर दौर में यही सिलसिला है। आर्यन माइग्रेशन, उसका भी यही कहानी है
लेकिन जो इसका पीक पीरियड हम एक तरह से कह सकते हैं वो तकरीबन एक 600-650 साल का पीरियड है, 1200 AD से लेकर 1850 AD तक, कि जिसमें हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि देश चाहे आप अलग अलग कहें लेकिन एक सिविलाइजेशनल स्पेस बन गई। क्या मतलब है सिविलाइजेशनल स्पेस बन गई? भाई जो भाषा, जो ज़बान यहाँ पर बोली जा रही थी दरबारों में और आवाम में, वही जो है इंडिया की जो है वो आप कह सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, एकेडमिक लैंग्वेज थी। जो 600 साल का पीरियड है, फ़ारसी हमारे मुल्क की जो है वो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज थी, मेन जो है एकेडमिक लैंग्वेज थी। तो ये कॉमनैलिटी, इतनी जो बातें पता चलती हैं कि भाई ये जो दक्कन का फ़लाँ वो सुल्तान था, वो फ़लाँ था, वो तो पैदा हुआ था इस्फ़हान में, वो तो पैदा हुआ था, यानी वो माइग्रेशन पैटर्न जो आजकल हमारे माइग्रेशन पैटर्न कुछ और है। हम लोग जाते हैं गल्फ़ में काम करने, अमेरिका में, उस ज़माने में हमारी तरफ आते थे लोग, ठीक है, तो और वो बड़ी तादाद से ईरान से आने का एक पैटर्न था। जितनी पर्शियन पोइट्री प्रोड्यूस की गई है इंडिया में, मैं ये ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, रिसर्चर्स के आउटपुट बता रहा हूँ, 16वीं सदी 17वीं सदी यानी सफ़वी पीरियड और मुग़ल पीरियड में जब कंपैरिजन किया गया तो मुग़ल पीरियड में हिंदुस्तान फ़ारसी तहज़ीब, अदब और फ़ारसी शायरी का ज़्यादा बड़ा मरकज़ था, हत्ता सफ़वी ईरान से। बड़ी बात। अभी भी जो तादाद मैन्यूस्क्रिप्ट्स की हैं, आप जानते हैं दिल्ली में लोग हैं जिस पर काम भी कर रहे हैं, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं पर्शियन, इंडिया से अभी भी तहखानों में से इतनी निकल रही हैं कि ईरान में नहीं निकल रही। इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट कनेक्शंस, मैं जहाँ से आता हूँ बिहार से, वहाँ खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना में, वहाँ उसकी जो कलेक्शन है वो मतलब वहाँ पे रिसर्चर ईरान से आते हैं देखने के लिए। और मैं बड़ी दिलचस्प वही पता चला, चेन्नई की लाइब्रेरीज में इतना पर्शियन मैटर है, चेन्नई में, चेन्नई जो जिसका तस्वुर है कि वो तमिल है और ये सब है, और क्योंकि वहाँ पर वो उर्दू पर्शियन कल्चर दूसरा वहाँ है नहीं, वो बहुत खाक खा रहा है। वो एक बड़े वहाँ के लोग परेशान है कि भाई चेन्नई की तरफ तवज्जो नहीं हो पा रही, इतना हमारे पास है। तो इस एतबार से, और मैं एक और आखिरी बात एक मिसाल के तौर पर कह दूँ, जब 1857 की जो जंग आज़ादी हुई है तो दिल्ली पर जब कब्ज़ा किया है तो दिल्ली से सिर्फ एक देश के लिए जो है वो सफ़ीर भेजा गया कि आओ हमारी मदद करो, और वो है तेहरान। सिर्फ और सिर्फ तेहरान आदमी भेजा गया। वो कितनी मुश्किलों से कैसे वो पहुंचा तेहरान, वो एक अलग बात है। अफसोस की बात है कि तब तक काजार जो है वो अंग्रेज़ों की मुट्ठी में आ चुके थे। तो यहाँ तेहरान में आया, उसने यहाँ पर तकरीर की दरबार में इससे मिला उससे मिला कि बस आप इंडिया मत आएँ, आप अफ़गानिस्तान के इलाके तक आप एक्शन ले लें, ये अंग्रेज़ मजबूर होंगे कि उनकी फौज बढ़ेगी, ये सब करेगी। लेकिन अफसोस की बात कि क्योंकि वही साम्राज्य जो हमें नाबूद वहाँ कर रहा था, वो यहाँ पर भी अपने पंजे गाड़ चुका था। हमारे यहाँ डायरेक्ट कॉलोनियलिज्म, यहाँ ईरान में इनडायरेक्ट कॉलोनियलिज्म, और उस पर जवाब नहीं आ सका। ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन लिंक कि दिल्ली वालों को भी अगर कुछ भी समझ में आया कि कहाँ से कौन हमारी मदद करेगा आज़ादी के लिए, तो उन्हीं ने ईरान की तरफ उस वक्त रुजू किया। तो ये बड़ा एक लंबा सिलसिला रहा। अंग्रेज़ों के दौर से आके इस पर पर्दा पड़ा, मैं नहीं कह रहा हूँ ख़त्म हुआ, ये चला गया विजिबल से अंडरग्राउंड लेवल पर चला गया ये लिंक। क्यों? अब ये मकौले साहब जो एजुकेशन के लिए मशहूर हैं या क्रिमिनल लॉ के लिए मशहूर हैं, उनका जो मिनट ऑन एजुकेशन के जो मशहूर है, उसका एक हिस्सा ये है कि पर्शियन विल सीज टू बी द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू के अपने तकरीबन 100 साल वो फ़ारसी चला कहीं बिल्कुल चलाए, उन्हीं ने ख़त्म किया और अंग्रेज़ी वहाँ से आई, और उसके बाद जो चेंजेस हैं वो हमारा आप सबके सामने हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ ख़त्म नहीं किया अंग्रेज़ों ने, फिर भी वीकेंड किया, उसको अंडरग्राउंड लेवल में ले गए। जब यहाँ पर कोई भी इंडिया से आता है, बंगाली बोलने वाला, मराठी बोलने वाला आता है, तमिल बोलने वाला आता है यहाँ पे, और कहते हैं इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, जब कहते हैं कि मिसाल के तौर पर सड़क को कहते हैं राह कहते हैं, शॉप को दुकान कहते हैं, फला कहता है, ये तो सब हमारे लैंग्वेज के वर्ड्स इन्हीं ने ले लिए। मराठी में 5000 वर्ड्स जो हैं वो फारसी के, और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि अगर आप आंख बंद करें और मराठी आप सुने तो आपको लगेगा कि हर दूसरा तीसरा वर्ड जो है वो पर्शियन का है। तो जो ऑफ कोर्स ये जो इतना इंट्रेंच्ड है कि इसको कोई चाह के भी नहीं हटा सकता। कुछ और एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं। देखिए, हमारे दर्शक इंडिया में कई सवाल जो हैं बार बार पूछते हैं, हम अपनी तरफ से उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम आलिम तो हैं नहीं, आप हैं। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये एक इंसिस्टेंस ये है कि ये जो शहादत पे जो इतना फोकस है शिया इस्लाम का,
वो अव्वल ऑफ कोर्स एक पूरी हिस्ट्री है, उसमें तो जा ही रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये इतना फोकस क्यों है। अव्वल तो कि वो पूछते हैं कि भाई अयतुल्लाह ख़ामनी को बचाया क्यों नहीं गया, वो क्यों मौजूद थे उस जगह पे जहाँ उनको पता था कि उनके ऊपर हमला होने वाला, ये सब चीज़ें हैं। और दूसरा ये कि जो नॉन मुस्लिम ऑडियंस है वो ये भी जानना चाहती है कि ये जो एक आइडियोलॉजी है, जो ये खुदकुश बमवार हैं और इस तरह के लोग हैं, उस आइडियोलॉजी से ये कितना अलग है और कैसे अपनी जान न्यौछावर करना शिया इस्लाम में उस एक जो आउटलुक है उससे डिफरेंट है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इस पर मिसकंसेप्शन भी है। दूसरी बात, इस्लामिक आइडियोलॉजी, और मैं नहीं कहूँगा सिर्फ शियों में ये ज़्यादा नुमायाँ है, लेकिन ये है एक्चुअली इस्लाम की टीचिंग की बात है कि ये शहादत की जो एक मोटर है जो एक्चुअली प्रोग्रेस दे रहा है इस पूरे इस्लामिक मूवमेंट को। तो देखिए, इसमें बारे में 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि शहादत जो है वो एक दो उसके पर्सपेक्टिव में, बहुत सारे पर्सपेक्टिव में 2 शेयर करूँगा, वक्त भी कम है और बात भी ऐसी हो कि सबके समझ में आए। एक पर्सपेक्टिव जो शहादत के बारे में जानना ज़रूरी है कि शहादत अपने आप में मकसद नहीं है, ठीक? मकसद है कुछ अचीव करना, मकसद है इंसानियत को आगे बढ़ाना, इंसानियत को उस बंदगी के राह में जिसमें उसका सक्सेस, उसकी फेलिसिटी, फलाह, सब कुछ ये है कि हर इंसान जो है खुदा का बंदा बने। उस मिशन को आगे बढ़ाने में ये खुद अपने आप में हदफ नहीं है, हदफ वो है कि वो मिशन आगे बढ़े। एक पर्सपेक्टिव में शहादत उस मिशन में परफॉर्म अच्छी तरह करने का रिवॉर्ड है, वो रिवॉर्ड है, क्योंकि जब बंदे को उस मिशन में काम करता है तो खुदा से एक इश्क और मोहब्बत हो जाती है। फिर वो चाहता है कि वो जितना जल्दी हो सके और बेहतरीन शक्ल से वो विसाल हो सके वो खुदा के साथ। और खुदा ने बेहतरीन रास्ता जो है वो ये शहादत को करार दिया है कि जिसके नतीजे में इंसान के तमाम पाप जो है वो धुल जाते हैं, इंसान को जो है फ़ौरन बालातरीन दर्जे जो है क़ुर्ब के हासिल हो जाते हैं, नज़दीकी खुदा की हासिल हो जाती है। जो इमाम हुसैन की शख्सियत, उससे जो कनेक्शन जो है मरने के बाद उनके साथ इस्टेब्लिश होता है, और भी जो दूसरे इमाम हैं, दूसरी शख्सियतें हैं, तो एक चार्म और अट्रैक्शन उसके वजह से एज अ रिवॉर्ड अपने आप में वो, ये जैसे है कि भाई इंसान जब पढ़ाई करता है एग्ज़ाम के लिए तो क्या करता है, उसको हो सकता है प्राइज़ मिले, प्राइज़ सेरेमनी में उसको मिले, लेकिन वो एक्चुअल वो बहुत ही बिल्कुल ऐसा बहुत ही छोटा बच्चा होगा जो प्राइज़ के लिए पढ़ाई करता है। वो पढ़ रहा है अचीव करने के लिए लाइफ में, कुछ पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के लिए कर रहा है, और कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए। एक आपने प्राइज़ भी दे दिया उसके लिए एडिशनल, तो ये एक पर्सपेक्टिव में शहादत है। दूसरा जो पर्सपेक्टिव मैं शेयर करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे क्योंकि हम लोग यहाँ पर इमाम ख़ामेनी की शहादत के तनाजुर में, उस पस मंज़र में भी बात हो रही है, एक और पर्सपेक्टिव जो है, और ये दोनों पर्सपेक्टिव जो हैं ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, दोनों साथ में भी चलते हैं, वो है शहादत का जो रेवोल्यूशनरी किरदार है मूवमेंट को खुद आगे बढ़ाने में। इमाम हुसैन की शहादत 1400 साल होने को आ रहे हैं उसको। आज भी हम जहाँ खड़े हैं और दुनिया में हर जगह, इंडिया में अभी भी लोग अपनी ज़िंदगी के बुनियादी फ़ैसले इस पर करते हैं, सोचते हैं कि अगर आज मैं करबला में होता तो ये अगर क्राइसिस पेश आती, ये सामने सवाल पेश आता, तो मैं क्या करता। इमाम हुसैन किस फ़ैसले से मेरे खुश होते, यानी वो कुर्बानी जो 1400 साल पहले, अजीब बात है ना कि किस तरह से वो खुदा उसमें एक ऐसा पावर डाल देता है, ऐसे फ़ैसले में, ऐसे इंतखाब में, ऐसे चॉइस में, कि 1400 साल फ्यूचर में जाकर वो जो है एक गांव में एक अनपढ़ आदमी के भी फ़ैसले में, और एक शहर में पढ़े से पढ़े लिखे आदमी, साइंटिस्ट के फ़ैसले में भी उसका किरदार। तो रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल। और उसकी आप एक छोटे लेवल पर अगर देखें तो अभी हम लोग उस दौर में कि इमाम ख़ामेनी की शहादत इस वक्त जो हंगामा मचाए हुए है, ईरान में हो या चाहे वहाँ पर हो पूरे वर्ल्ड में, कि आप ईरान में देख रहे हैं, आप अभी यहाँ मौजूद हैं, कि लोग कह रहे हैं कि भाई इस जंग में हमको मकसद चाहिए, हदफ तक पहुँचना है, मैं मर जाऊँ, मेरे बच्चे मर जाएँ, कुछ भी हो जाए, नो प्रॉब्लम। ये अगर वो शहादत नहीं हुई होती 28 फरवरी को सौरभ भाई, तो ये पॉसिबल नहीं था। वो जो लोगों का माइंडसेट एकदम चेंज हो गया है, इसकी ये सब तब्दीली। अब ऐसा ये भी बता दूं, यहाँ पर जो हम लोग खड़े हैं पीछे, जो आप मस्जिद देख रहे हैं, इसका नाम है मस्जिद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। ये मस्जिद, ये प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, ये तो नया स्ट्रक्चर है, लेकिन ये एग्जैक्ट लोकेशन और ये मस्जिद
इसको कायम हुए हुए तकरीबन 1200 साल हो गए कि ये मस्जिद यहाँ पर कायम हुई थी। शियों के जो 11वें इमाम हैं, जो शहीद किए गए, और 12वें इमाम के वालिद थे शहीद, उनके डायरेक्ट हुक्म से इसको कायम किया गया। वो कैद में थे इराक़ में, समर्रा में। तो वो जो शहादत की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये हैं, या यहाँ अतराफ़ में कितने शहदा जो हैं दफन हैं, चाहे हरम यहाँ से कुछ फासले पर हम लोग कुम में हैं, कुम जो है मरकज़ शहादत भी इसको कहा जाता है वगैरह। तो ये चीज़ें जो हैं ये किताबों की नहीं है, कहानियों की नहीं है, ये लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पूरी तरह से जारी और सारी हैं। तो शहादत के बारे में ये है कि एक तो रिवॉर्ड के तौर पर है, एक हाई गोल को सामने लेने के लिए। इसमें कोई भी मायूसी का कोई पहलू ही नहीं है, कोई पहलू ही नहीं है मायूसी का, इसमें सिर्फ उम्मीद है। और ज़ाहिर सी बात है, जो जिस पैराए में हम लोग बात कर रहे हैं, इमाम हुसैन का मॉडल ऑफ शहादत जो है, उसमें कोई तसव्वुर ही नहीं किसी मज़लूम पर जुल्म करना, किसी बेगुनाह की जान लेना वगैरह। बहुत जुल्म किया गया है शहादत के कॉन्सेप्ट पर उन लोगों के ज़रिए कि जिन्होंने इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करके जाकर मस्जिदों में बम ब्लास्ट किए हैं, जाकर जो है स्कूल में जो है फायरिंग की है वगैरह। वाकई बहुत जुल्म किया है इस बहुत ही पाक और पवित्र चीज़ पर, क्योंकि ये हम सब के दिल से कनेक्ट करता है। मैं बस लास्ट जुमला कह दूं, हम लोग शहीद भगत सिंह क्यों कहते हैं इंडिया में? शहीद भगत सिंह क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? जाहिर सी बात है, उन्हीं ने, और इतना हमारे लिए हीरो, इतने इंस्पायरिंग है क्योंकि अपने से बुलंद किसी हदफ के लिए उन्हीं ने अपनी जान को निसार किया, और उसमें किसी पर उन्हीं ने, किसी बेगुनाह पर उन्हीं ने जुल्म नहीं किया। तो ये चीज़ है जो ह्यूमन नेचर से कनेक्ट करती है। मैं मानता हूँ कि शिया आइडियोलॉजी से ये सबसे ज़्यादा अटैच्ड है, लेकिन मैं पूरी तरह रिजेक्ट करता हूँ कि ये एक्सक्लूसिव टू शिया है। दिस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। ये इंसानियत का सरमाया है कि हाँ, शियों का ये फ़ख्र है कि ये इंसानी सरमाया उनके पास जिस शक्ल में पहुँचा है इमाम हुसैन की वजह से, वो दूसरों से बेहतर है, लेकिन ये उनका नहीं है। वो कुछ चीज़ें होती हैं जो पूरी ह्यूमैनिटी की होती है, शहादत उनमें से एक है। जी, आपने ये जो लास्ट बात कही है, मैं इसे इत्तेफाक भी रखता हूँ। मैंने अभी देखा है पिछले 2 महीनों में जब से जंग चल रही है कि इसका जो इम्पैक्ट दूसरी कम्युनिटीज़ पे हुआ है। मैं इंडिया की बात बताऊं, मैं कहीं गया हुआ था एक दिन किसी बाज़ार में, और वहाँ तमाम जो दुकानें थी वो सुन्नियों की थी, और वहाँ मैंने देखा कि स्टिकर्स लगे हुए थे इमाम खामनी के तस्वीर के साथ, और उनका वो बयान था जिसमें वो कहते हैं कि मैं रहूँ या ना रहूँ, इस्लाम रहना चाहिए। और आई वॉज़ वेरी सरप्राइज्ड कि मतलब ये इसने एक बाउंड्री को लांघा है। जो और भी कुछ एग्जाम्पल्स है। कल मैं देख रहा था कि यूएई के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक ट्वीट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि तटस्थ रहने का वक्त ख़त्म हो गया है और अब साइड लेना चाहिए लोगों को, और बताना चाहिए कि वो हमारे तरफ हैं या दूसरे की तरफ हैं। उसको रीट्वीट किया इजिप्ट के एक बहुत ही मशहूर एक्टर ने, और उसने कहा कि हाँ, हमने साइड ले लिया है, हम ईरान की तरफ हैं। तो ये मैं पूछना चाह रहा था कि जो लार्जर सुन्नी वर्ल्ड में आप इस रिएक्शन को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आपके स्टूडेंट्स पूरी दुनिया से आते हैं, आपके कुलीग पूरी दुनिया से यहाँ पे आते हैं, आपने खुद ही कहा 120 ममालिक से यहाँ लोग आ रहे हैं। लार्जर सुन्नी वर्ल्ड में आप इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? देखिए, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में, और कुछ हद तक आउटसाइड मुस्लिम वर्ल्ड भी, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड इससे बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित है, बहुत बड़े पैमाने। और जो आपने जो वो शब्द का इस्तेमाल किया कि वो सीमाओं को और लकीरों को जो है वो फांदा गया है, बल्कि कहा जाए कि तोड़ा गया है। इस शहादत ने, इस खून ने आके वो मिटा दी बहुत सारी लकीरें। ये बात बिल्कुल इसी तरह है। सुन्नी अवाम में, क्योंकि यहाँ पर रहते हुए कई देशों की खबर मिलती है, यहाँ पर कई जगह से लिंक होता है, तो हर तरफ एक अजीब, एक बेचैनी भी है, गम भी है, गुस्सा भी है, उम्मीद भी है। जैसे आगे बढ़ते गए हैं तो जैसे समझ में आ रहा है कि भाई अमेरिका की हेजेमनी जो है वो कमर टूट रही है, और ईरान जो है, ईरान को वो अपने नुमाइंदे के तौर पर देखते हैं, वैनगार्ड के तौर पर देखते हैं। कहते हैं कि अब जैसे आपने देखा होगा कि एक देश के एक बहुत बड़े मौलाना ने अभी ये बयान दिया कि 300 साल की जो मुसलमानों की एक मायूसी थी कि हर जगह हम पिटते हैं, हर जगह हम हारते हैं, उस 300 साल के वो शिकस्त के दौर को ईरान ने इतने चंद दिनों में उसका ख़त्मा किया, और तमाम मुसलमानों के चेहरे पर एक उम्मीद, एक मुस्कुराहट आई। हाँ, कीमत भी अदा करनी पड़ी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तो सुन्नी वर्ल्ड में तो आप बात ही ना करें कि मतलब कितनी इसमें तब्दीली आई है, स्पेशली जो है वो मासेस में। हम लोग एक हद तक इसका उतना रिफ्लेक्शन जो है एलीट में नहीं देख पा रहे। सुन्नी जो दरबार हैं, सुन्नी उलमा में भी दोनों टाइप के हम आपको मिलेंगे। आपको
जो ग्राउंड पर रियलिटी जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो लिंक्स हैं इंटरनेशनल उसके एतबार से, वो कहीं ज़्यादा चेंज आया है ग्राउंड पर एज अपोज टू दरबार में, एज अपोज टू मिंबर पे या इसमें। वो इसमें एक लैग इफ़ेक्ट है, लेकिन इवेंचुअली वो भी कैचअप करेगा। तो तब्दीली तो खैर बहुत आ रही है, और ये तब्दीली जो है वो फॉर द बेटर है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये तब्दीली क्या आ रही है, तब्दीली ये आ रही है कि हम, अगर ईरान ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और ईरान ने क्या किया है, ईरान ने जो है अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। बिल्कुल हाँ। ईरान ने जो है दादागिरी को के सामने झुका नहीं है। ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजी, अपने लोग, अपने सब कुछ अपना अपना करके मुकाबला आंखों में आके डाले। सामने वाला जो है, जो बदमाश है दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश, उसको ईरान ने फ़िलिस्तीन को इस तरह सपोर्ट, जो ईरान रिप्रेजेंट कर रहा है, सुन्नी वर्ल्ड हो या नॉन सुन्नी वर्ल्ड हो, सिवाय अगर कि आप एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, आप अगर एप्स्टीन गैंग के आपके पास आईडी कार्ड है, आप एप्स्टीनोक्रेसी के मेंबर हैं, तो हाँ, आई फुल्ली जस्टिफाइड है ईरान से डरना भी और दुश्मनी भी। लेकिन उसके अलावा 99.99% पब्लिक तो उसका हिस्सा है नहीं दुनिया की। तो जैसे जैसे ये चलता जा रहा है, बात सिर्फ सुन्नी दुनिया तक लिमिटेड नहीं रहेगी, वक्त के साथ ये फैलेगी, क्योंकि सब कहेंगे भाई ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और चाहे उसके लिए एक नस्ल, 2 नस्ल वक्त लगे, लेकिन वो आखिर वो इफ़ेक्ट आएगा हर जगह। हत्ता इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे देश में, भारत में, हिंदुस्तान को भी मैं बहुत बहुत मुतमईन हूँ कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं वेस्ट एशिया में, इसके बहुत पॉजिटिव असरात हमारे मुल्क में हैं। कभी टाइम हुआ तो उस पर और डिटेल में भी बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल, गुरूब आफ्ताब की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन आखिरी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान में हम अभी घूम रहे हैं कई दिनों से, और एक चीज़ हमने देखी वो ये कि जो एक इमेजरी है, जो पब्लिक इमेजरी आप देखते हैं सड़कों पे और तमाम जगहों पे, तो ज़ाहिर है कि इस्लामिक इमेजरी तो है ही, मौला अली का और इमाम हुसैन का, और करबला की आप म्यूरल्स देखते हैं, बड़ा शानदार म्यूरल्स जो बनाए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो पिछले साल से मैंने तब्दीली देखी है वो ये है कि इसके साथ, ऐसा नहीं कि इसको रिप्लेस किया गया, लेकिन इसके साथ प्री इस्लामिक जो फिगर्स हैं ईरान के, और ये सिर्फ रुस्तम और सोहराब तक महदूद नहीं है, आरश कमानगीर और इस तरह के जो लोग हैं उनकी भी तस्वीरें दिख रही है। और ये अब एक एकोमोडेशन सा हमें दिख रहा है कि प्री इस्लामिक इमेजरी की एकोमोडेशन भी हो रही है, जो शायद पहले उतनी नज़र नहीं आती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जो बिल्डिंग्स थे पुराने और उसको महफूज नहीं रखा जा रहा था, लेकिन पब्लिक इमेजरी। लेकिन ये दो धारी तलवार भी है, ख़ासकर क्योंकि मैं लार्जर अरब वर्ल्ड में घूमता हूँ, तो मुझे पता है कि लोग शिया के बारे में, शियाओं के बारे में क्या कहते हैं। कई बार कहीं पे मागी कह देते हैं, कहीं मजूसी कह देते हैं, कहीं पे आतिश परस्त कह देते हैं, और इस तरह की चीज़ है। तो ये जो स्ट्रेटजी है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? दुधारी तलवार तो है, काम करेगी नहीं करेगी, कैसे आप इसको देख रहे हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अहम सवाल है। मैं देखिए इसको एक से ज़्यादा पर्सपेक्टिव से मैं इसको डील करूँगा, बहुत ही शॉर्ट में। लेकिन एक तो ये कि ये आप कह सकते हैं कि इनकलाब इस्लामी के कॉन्फिडेंस की एक अलामत और निशानी है कि अब वो अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट और स्थिरता अपने लिए महसूस करता है कि वो थ्रेटन फील नहीं करता कि कोई सिंबल, जिसको मैं कोटेशन मार्क में कह रहा हूँ, प्री इस्लामिक या अन इस्लामिक कहा जाएगा, उससे वो इस तरह से थ्रेटन फील नहीं करता। भाई आखिर 47 ईयर्स की मुसलसल कामयाबी विद सम सेटबैक्स, लेकिन ओवरऑल कामयाबी और आगे प्रोग्रेस की बात है। तो एक तो ये नज़र हो सकती है कि चाहे वो ईरान के अंदर हो, चाहे वो जो आप कह रहे हैं लार्जर जो नॉन इरानियन जो अरब वर्ल्ड है उसमें जो ये लेबल चिपकाए जाते हैं, उनके सामने भी बोलने में इतना अपने आप को कॉन्फिडेंट समझ रहा है कि, यानी होता है ना कि सूरज के ऊपर थूकने का नतीजा क्या होता है, वो पोजीशन अपने आप को उस पोजीशन में देख रहा है, कॉन्फिडेंस कि अब ये सब कोई बोलेगा भी तो सामने वाला उससे कहेगा कि भाई ये सब क्या बोल रहे हो, फ़िलिस्तीन को कौन आज़ाद कर रहा है, अमेरिका को किसने जो है धूल चटाई। तो ये सब बातें अब बेअसर है। एक पर्सपेक्टिव ये है कॉन्फिडेंस की निशानी। लेकिन मुझे लग रहा है कि इससे बढ़कर है, हकीकत इससे बढ़कर है। मैं मिसाल देना चाहता हूँ, जब 12 रोज़ा जंग हुई थी तो उसके बाद कुछ अरसे के लिए शहीद इमाम खामेनी पब्लिक में नहीं नज़र आए थे कुछ अरसे के लिए, और काफ़ी बातें हो रही थी चिमी गोइयाँ के कहाँ है क्या। शब उनकी तरफ से जो अज़ादारी होती थी 10 दिन मुहर्रम की, जो जानते हैं हिंदुस्तानी भी जानते हैं, आशूरा और मुहर्रम और सब, उसमें वो नॉर्मली आते थे, पार्टिसिपेट करते थे, क्योंकि वो बानी थे, वो उस अज़ादारी को करवाते, लेकिन उसमें भी नज़र नहीं आया। 9 मुहर्रम यानी शब आशूर को वो आए उसमें, और एक बड़ा उत्साह पूरे देश में फैला, सही बात है। लेकिन उन्हीं ने आकर क्या कहा, वहाँ पर जो नौहा खान था, जो मद्दाह यहाँ कहते हैं, उससे कहा
कि वो वाला नौहा पढ़ो। कब है? शब आशूरा, एकदम पीक। बिल्कुल कह रहे हैं कि ए ईरान बेईमान। हाँ, हमने देखा वो जी, वीडियो, जी। जी थोड़ा वायरल भी हुआ। उन्होंने कहा ये नौहा पढ़ो। कौन कह रहा है? जो खुद सिम्बलाइज करते हैं, यानी जितना शख्स जो है पर्सनालिटी इमाम खामेनी की इस्लामिक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है, और कौन करेगा इस आज के दौर सही में, बात। वो कह रहे हैं कि ये पढ़ो। मैं क्योंकि कई सालों से उनकी बातों को फॉलो करता आया हूँ, तो मैंने एक नतीजा बहुत पहले एक चीज़ मेरे लिए स्पष्ट हो गई थी कि 20th सेंचुरी में नेशनलिज्म जैसे डेवलप हुआ ईस्ट में, तो 19th सेंचुरी में यूरोप में शुरू हुआ, फिर नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीज़ आई। नेशनलिस्ट बेमाने ख़ास जो एक वेस्टर्न मॉडल नेशनलिज्म का, वो जैसे फैला दो ईस्ट में और मुस्लिम वर्ल्ड में, कई मुस्लिम स्कॉलर्स ने एंटी नेशनलिज्म की मुखालिफत की। हमारे देश में भी कई मुस्लिम स्कॉलर्स ने आज़ादी से पहले स्पेशली बहुत मुखालिफत की, बहुत बड़े बड़े नामों ने मुखालिफत की, और उसकी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी में जो फ़िक्री हल्का है, जो आइडियोलॉजिकल हल्का, चाहे शिया और सुन्नी है, उसमें एक कॉन्सेप्ट बैठ गया कि नेशनलिज्म, प्री इस्लामिक इमेजरी, ये वो सब जो है ये सब बुरी चीज़ें। ठीक, इमाम खामेनी ने कभी भी अप्रोच नहीं लिया था, अभी की बात नहीं है। उनका ये मानना था कि क्योंकि इस्लाम की हिस्ट्री शुरू नहीं होती है 1400 साल पहले, इस्लाम की जो अपनी सेल्फ आइडेंटिफाइड हिस्ट्री है वो हज़रत आदम से, बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी से सतत है। जी बिल्कुल, और वो फेजेस में बढ़ती हुई आगे आई है। तो हर दौर में इंसानियत की पॉजिटिव चीज़ें इंसानी हिस्ट्री में मिलेंगी, पॉजिटिव बस एक चीज़ कैरेक्टर। ऐड कर दूं दर्शकों के लिए, थोड़ा क्लैरिटी आ जाए, वो ये कि मुसलमान ये मानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद वाज द लास्ट प्रॉफिट, नॉट द फर्स्ट प्रॉफिट, नॉट द ओनली प्रॉफिट। तो इसलिए इस पर्सपेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए मैंने प्रैक्टिकली देखा कि शहीद इमाम खामेनी ने हमेशा सेलेक्टिवली जो है वो एम्ब्रेस किया, न सिर्फ ये कि परमिट किया, टॉलरेट किया, बल्कि एम्ब्रेस किया। अब जब आप आरश कमानगीर की बात कर रहे हैं, एक माइथोलॉजिकल फिगर है मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है माइथोलॉजिकल फिगर है, लेकिन क्या रिप्रेजेंट करता है? गैरत, शुजाअत, ठीक है, हिम्मत। तो ये तो सब ह्यूमन वैल्यूज़ है ना। इस्लाम का ये कहना है कि ह्यूमन वैल्यूज़ हमारे अंदर आकर जो है वो परवान चढ़ती है। हर जगह है शुजाअत, हर जगह है सच्चाई, सदाकत हर जगह है, नेकी हर जगह है, लेकिन अगर वो इस्लाम के फ्रेमवर्क में आ जाती है तो फिर वो परवान चढ़ती है, पीक पर पहुंचती है। तो अगर कोई ऐसी इमेजरी है जो कोट अनकोट टेक्निकली इस्लामिक नहीं है लेकिन इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ें जो रिप्रेजेंट करती है जैसे अरब सुपीरियर है, ईरानी सुपीरियर है, हाँ, तो वहाँ पर आके सेंसिटिविटी आ जाएगी, क्योंकि दिस इज़ नॉट इस्लामिक। कि आप किसी रेस की बिना पर, कास्ट की बिना पर, किसी ऐसी चीज़ के बिना पर, तो इसलिए मैंने हमेशा से देखा इमाम खामेनी ने इसको एम्ब्रेस किया और इसको एब्जॉर्ब किया है। और हत्ता नौरोज़ का जो फेस्टिवल यहाँ पर है, इमाम खामेनी की मैं एक स्पीच का एक समरी बता रहा हूँ कि वो कहते हैं, क्योंकि ये होता है ये लोग ईरानी नौरोज़ मनाते हैं, ये तो आतिश पर आग की पूजा करते तो एक नौरोज़ था जो उस ज़माने में था कि जिसके अंदर आग की पूजा, जिसके अंदर पूरा दरबारी फेस्टिवल था, उसका मरकज़ था बादशाह, उसकी जो है पूजा हत्ता होती थी उस ज़माने में। इस्लाम ने आया और इसको चेंज कर दिया, और अब क्या है, नौरोज़ है लोगों से, रिश्तेदारों से मिलने का दिन, नेचर को अप्रिशिएट करने का दिन। भाई इसमें बताओ कौन सी नॉन इस्लामिक बात है? तो इसको एब्जॉर्ब, जो इस्लाम के अंदर एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी है और चेंज कर देता है चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के बाद, अलबत्ता केयरफुल होने की ज़रूरत है, जाहिर सी बात है कि कुछ रेड लाइंस, लिमिट्स वगैरह सब हैं मौजूद, तो उसकी ये निशानी है। तो उसके एतबार से मुझे लग रहा है कि एक एक्सप्लेनेशन वो कॉन्फिडेंस वाला है, लेकिन मुझे लगता है जेन्युइन एक्सप्लेनेशन ये है कि वो बैरियर्स टूट गए हैं, चीज़ें अब्जॉर्ब, अब सब्ज्यूम जो अंग्रेज़ी में कहा जाता है, सब्ज्यूम हो रही हैं इस्लामिक पैराडाइम में। जैसे उलमा बयान करते हैं, पेड़ से तशबीह करते हैं, कुरान की एक तशबीह है कि इस्लाम जो है पेड़ की तरह है, पेड़ को अच्छा सा फल दे रहा है, कुछ भी है, उसके किनारे मान लीजिए कोई जानवर भी अगर मर जाए, ठीक है, सड़े हुआ, उसकी जब वो डिज़ोल्व हो के सॉइल में जाता है और उसके जो एलिमेंट्स जो वो ट्री अब्जॉर्ब करता है, तो उसके बाद कोई बदबूदार फल नहीं आता वहाँ से, वही पाक और वही अच्छा, क्योंकि वो ट्री में ये अब्जॉर्प्शन, और अब्जॉर्प्शन के बाद पूरा उस चीज़ की जो माहियत है या उसकी जो चीज़ती है, क्विडिसी है, उसको तब्दील कर देता है। तो उस आई थिंक हम लोग उस फेज़ में अब आ रहे हैं कि 20th सेंचुरी की नर्वसनेस के बाद, कि जो बहुत सारे बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स ने नर्वसनेस का इजहार किया कि नेशनलिज्म हमको जो है वो ले डूबेगा। आई थिंक
इस्लामिक रेवोल्यूशन और ख़ास तौर पर पर्सनली इमाम खामेनेई के इंटेलेक्चुअल एफर्ट ने उस नर्वसनेस के दौर को अब ख़त्म किया है और एंटर हुए हैं इस दौर में कि बहुत सारी चीज़ें जो है ख़ुद पर्शियन लैंग्वेज भी उसकी एक मिसाल है कि वक्त नहीं है, लेकिन ख़ुद पर्शियन लैंग्वेज एक कोट एंड कोट जो है तो कुरान पर्शियन में थोड़ी है, सही ठीक है। और अभी भी कुछ नैरो माइंडेड मुसलमान जो है पर्शियन को लेकर इस सब चीज़ों को लेकर सेंसिटिव है, लेकिन आज की पर्शियन इज़ इन इस्लामिक लैंग्वेज, क्योंकि वो अक्कासी करती है तमाम वो वैल्यूज़ की जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं और जिसके बारे में इस्लाम का मानना है कि ये ह्यूमन वैल्यूज़ इस्लाम में आकर परवान चढ़ती हैं। थैंक यू आकिब साहब, तवील बातचीत हुई और सभी एस्पेक्ट पे हमने बात की। यहाँ इनके अपने एक्सपीरियंसेस, इंडियंस को के एक्सपीरियंसेस, जाहिर है कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं यहाँ पे, और हमने कुछ थियोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात की, क्योंकि आप कुंभ में आएँ और थियोलॉजी पे बात ना करें तो कुंभ के साथ भी ये गद्दारी मानी जाएगी। तो बहुत शुक्रिया हमारे को रेड माइक को टाइम देने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।